राजकीय महाविद्यालय रायपुर के BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का राजकीय कॉलेज के महाविद्यालय के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और पिछली कक्षा में हमने तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी थे फिरोज शाह तुगलक, उनके जीवन, उनका उपलब्धियाँ, उनके जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा इनका परिचय, उनकी प्रारंभिक सफलताएं, असफलताएं और उनकी राजस्व व्यवस्था या राजस्व सुधार, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भाई फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे ना भाई, उनमें सबसे भला या सबसे यूँ कहें कि जनहितैषी शासक के रूप में माना जाता है। जैसे अकबर को माना जाता है ना भाई मुग़ल काल में अकबर को जनहितैषी शासक माना जाता है, वैसे ही दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज तुगलक को जनहितैषी या जन कल्याणकारी शासक के रूप में माना जाता है। इसलिए इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। कुछ विद्वानों ने इनको क्या कहा? सल्तनत काल का अकबर, या दिल्ली सल्तनत में इनको अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, अंतिम महत्वपूर्ण शासक था भाई। इससे पहले आपने गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा। हालांकि शासक और भी होते हैं इनके बाद, परंतु इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। और साथ ही में एक बात ध्यान रखने की, फिरोज तुगलक की कोई सैनिक ज़्यादा उपलब्धियाँ नहीं है, केवल इनके जनहितकारी जो नीतियाँ थी, जन कल्याणकारी जो कार्य थे, उन्हीं के कारण इनको याद किया जाता है। ये अपने निजी जीवन में भी बहुत भले और एक तरह से जनहितैषी शासक थे। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1301 को हुआ। उनका शासनकाल है ना, उनका शासनकाल जो है वो शुरू होता है अपने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में, और कुछ समय उन्होंने शासन करते हैं। अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। पुत्र नहीं थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। उनके सिपह सालार थे चचेरे भाई, एवं सिपह सालार रज्जब के पुत्र थे भाई। चचेरे भाई थे, उनके पुत्र थे। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई 1351 में, तो 1351 में ही ये दिल्ली की गद्दी पे बैठे। 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक हुआ थट्टा के निकट। कहाँ पे राज्याभिषेक कर दिया गया? थट्टा, क्योंकि वहाँ उधर ही तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। अभी वो जो थट्टा अभियान है, वो अभियान करते हुए उनकी मृत्यु होती है। फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। फिर से वापस से राज्याभिषेक किया गया अगस्त में। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ़ कर दिए, जिससे उन्हें शानदार ऋण भी शामिल था। जैसे वो ऋण दिए थे ना भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को जो ऋण दिए वो सभी ऋण उन्होंने माफ़ कर दिए। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को जो ऋण दिया गया, वो सभी ऋण उन्होंने फिरोज तुगलक ने माफ़ कर दिए। फिरोज तुगलक की प्रारंभिक असफलता, क्योंकि मैंने बताया था सैनिक क्षेत्र में इनको विशेष सफल नहीं माना जा सकता। केवल इनके जन कल्याणकारी जो कार्य हैं या राजस्व में सुधार हैं वो है, तो वही इनकी सफलताएं ज़्यादा मानी जाती। बाकी सैनिक रूप से ये इतने सफल नहीं होते। सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल और सिंध के ऊपर आक्रमण किया। आपको पता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए और बहुत सारे प्रदेश दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे, तो उनको वापस से जीतने का प्रयास किया फिरोज तुगलक ने। और इसी संदर्भ में उन्होंने बंगाल के ऊपर और सिंध के ऊपर आक्रमण किया। बंगाल जीतने के लिए सुल्तान ने 1351 में आक्रमण किया। उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह वहाँ का शासक था। शमसुद्दीन इलियास शाह, इसके ऊपर आक्रमण किया। उसने इगतला के किले में शरण ली। सुल्तान फिरोज अंततः किले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 में वापस दिल्ली आ गया। मतलब कि वो शमसुद्दीन इलियास को पराजित नहीं कर पाया, वो इगतला के किले में छुप गया और इस किले को फिरोज तुगलक जीतने में सफल नहीं रहा।
पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 में फिरोज ने फिर एक बार उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण करते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं। इसी तरह सिंध में भी फिरोज तुगलक है, उनको कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती। तो सैनिक रूप से हम देख सकते हैं कि फिरोज का शासन एक तरह से असफल माना जाता है। शासनकाल असफलता का शासनकाल था। किसमें? सैनिक क्षेत्र में। आंशिक सफलताएं। 1360 ईस्वी में सुल्तान फिरोज ने जहाजनगर उड़ीसा को जीता था। वहां आक्रमण करके भानुदेव तृतीय को परास्त कर जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उनको उन्होंने ध्वस्त किया। 1361 ईस्वी में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया और उसको भी जीत लिया गया। वहाँ के जाम बावनियों से लड़ाई हुई। सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम बानियों ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने पर सहमत हो गए थे। तो जहाजनगर की और नगरकोट की विजय, ये दो महत्वपूर्ण विजय हैं, जहाजनगर उड़ीसा और नगरकोट की विजय। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता नहीं है। उन्होंने दक्षिण में स्वतंत्र हुए राज्य विजयनगर, बहमनी, मथुरा को जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। जो ये क्षेत्र है ना, दक्षिण के जो राज्य विजयनगर राज्य है, बहमनी राज्य है, मथुरा है, ये सब दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे और इनको जीतने ये नए राज्य बने थे। विजयनगर 1336 में, बहमनी राज्य 1347 में और मथुरा तो पहले ही राज्य था पुराना। तो ये तीनों राज्य थे दक्षिण भारत के, इनको जीतने का किसी प्रकार का प्रयास सुल्तान के द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया और जो भी अभियान उन्होंने किया वह मात्र साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किया, परंतु वो भी ज़्यादा सफल नहीं रहे। तो सैनिक क्षेत्र में फिरोज तुगलक को केवल आंशिक सफलताएं मिली, कुछ छोटी मोटी ही सफलताएं ही प्राप्त हुई। फिरोज तुगलक की जो महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, उसके शासनकाल की राजस्व व्यवस्था में सुधार किया उसने। और उन्होंने बहुत सारे, फिरोज तुगलक से पहले है ना, बहुत सारे टैक्स सरकार के द्वारा जनता के ऊपर लगाए जाते थे। फिरोज तुगलक क्योंकि बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुरान या इस्लामिक जो नियम है ना भाई, ये कट्टर मुस्लिम था भाई। और इस्लामिक जो नियम है शरा में जो लिखा हुआ है, इस्लाम की पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, कुरान में जो लिखा हुआ है, उसी कुरान की पुस्तकों के अनुसार अपना राज्य का शासन चलाना चाहता था। इसी कारण उन्होंने कहा कि राज्य में केवल 4 ही टैक्स होने चाहिए, जजिया, ज़कात, खराज और खम्स। जजिया, ज़कात, खराज और खम्स, केवल ये 4 ही प्रकार के कर राज्य के द्वारा लगाए जाने चाहिए। बाद में 1 कर और उन्होंने मान्यता दी थी सिंचाई के लिए, जो कर लगता था उसके लिए अलग से उन्होंने मान्यता दी। तो फिरोज के शासनकाल में जो पहले शासनकाल से पहले जो 24 कर थे, उन 24 करों को उन्होंने समाप्त कर दिया और उनकी जगह केवल 4 कर रखे उन्होंने, खराज, खाम्स, जजिया, ज़कात। ये बहुत समझना ज़रूरी है। खराज, खाम्स, जजिया और ज़कात। खराज, खाम्स, जजिया और ज़कात। ये खराज जो लगान जिसको किसानों से ज़मीन के बदले में लिया जाता है। खम्स युद्ध में जो लूट का माल मिलता है, उसमें क्या होता था कि 1/5 भाग तो राजा के पास जाता था और बाकी का जो भाग है 4/5 भाग, 4/5 भाग है वो सैनिकों के बीच में बांटा जाता था। ये खम्स कर था। तीसरा जजिया, जो गैर मुस्लिमों के द्वारा से लिया जाने वाला कर था। और ज़कात, इस्लाम के जो व्यक्ति थे या मुस्लिम जो धर्म के लोग थे, उनसे अपनी आय का लगभग 40वां भाग या 2.5%, कितना भाग, 40वां भाग, 40वां भाग या 2.5%, 2.5% ये टैक्स लिया जाता था ज़कात वाला। कौन सा टैक्स? ज़कात। ध्यान रखना भाई, ज़कात कितना लिया जाता? 40वां भाग किसी मुस्लिम के आय होती साल भर में, ये उनके पूरी आय से 40वां भाग या 2.5% लिया जाता है, जो धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया जाता था। ये ध्यान रखना वाला। और ये साथ ही साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है कि उन्होंने जो जजिया है ना,
पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर भी उन्होंने जजिया लगाया, ब्राह्मणों के ऊपर भी उन्होंने जजिया कर लगाया। सुल्तान ने एक नया कर सिंचाई कर, मैंने बताया ना 4 करों के अलावा एक सिंचाई कर हक सर्ब नामक कर भी लगाया, जो कुल कितना भाग होता था, 1/10 भाग। जितनी उपज होती थी उसका 1/10 भाग। अगर मान लो कोई भूमि है जहाँ पे राज्य के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, तो उसके ऊपर 1/10 भाग कर लगाया जाता था, क्योंकि सिंचित जो भूमि होती थी और राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा देने के कारण वहाँ फसल अच्छी होती थी, इसलिए 1/10 भाग ज़्यादा लिया जाता था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगान उपज का 1/5 से लेकर 1/3 भाग लिया जाता था। सुल्तान ने सिंचाई सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। भाई ध्यान रखना, देखो नहरों निर्माण की शुरुआत तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही कर दी गई थी दिल्ली सल्तनत में, परंतु सबसे ज़्यादा नहरों का जो निर्माण हुआ, नहर बनाने के लिए जो प्रसिद्ध शासक है वो है फिरोज तुगलक। उन्होंने 5 नहरें निकलाई यमुना नदी से, यमुना से हिसार तक 150 मील, सतलुज से घग्गर तक की नदी तक 96 किमी, सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक तथा यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण कराया। इन 5 नहरों का निर्माण कराया। साथ ही साथ उनको बाग लगाने का बहुत शौक था और उन्होंने 1200 बाग लगाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को उन्होंने समाप्त किया। तो आज हम फिरोज तुगलक के बारे में इतने अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक के आगे के दूसरे जो बिंदु हैं अध्ययन के, उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करें।